हम्म। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सारे? मजे में? बढ़िया। चलिए, तो इतने दिन से हम लोगों की क्लासेस नहीं लग रही थी ना, इतने दिन से हम लोग नहीं कर रहे थे, 2 दिन हो गए थे। आज हम लोग शुरू करते हैं। तो आई गेस हम लोगों ने मैग्नीशियम कर लिया है। हम्म। हुआ क्या, हो गया मैग्नीशियम? हाँ या ना में जवाब दो, मुझे याद नहीं मैग्नीशियम हुआ है कि नहीं हुआ है। बताओ, बता दो भाई, मैग्नीशियम हुआ है कि नहीं हुआ है? मैग्नीशियम कहाँ गए भाई, सारे बच्चे कहाँ गए? एक ही बच्चा है? वरना इसमें तो सही है क्वांटिटी बच्चों की, इसमें तो सही आते हैं बच्चे। कितने बच्चे आते हैं? सारे बच्चे, सबको आज यही लग रहा है। ये तो हम नहीं बता रहे हैं तो मैग्नीशियम किया है कि नहीं किया है। लास्ट क्लास में नहीं थे? हाँ, लास्ट क्लास में थे नहीं थे आप? करते हैं। तो मैग्नीशियम भी कैल्शियम की तरह, मैग्नीशियम भी कैल्शियम की तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में रहता है, Mg2CO3। जैसे कैल्शियम रहता है C2CO3 के फॉर्म में, ऐसे ही मैग्नीशियम भी कार्बोनेट की फॉर्म में Mg2CO3 के रूप में पाया जाता है। ठीक, ये जिस रूप में मृदा में पाया जाता है, इसका जो कंपाउंड है उसका नाम है डोलोमाइट। एक है डोलोमाइट और एक है ओलिवेट। ठीक है, जो कंपाउंड ये फॉर्म करते हैं, जिस कंपाउंड के रूप में ये आपकी सॉइल में, आपकी मृदा में मिलते हैं, वो है आपका डोलोमाइट और ओलिवेट। ठीक, इसके अलावा ये शीघ्र, ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, निक्षालित हो जाता है। ठीक है, निक्षालित यानी कि लीच, नीचे बैठ जाता है, इसको कहते हैं लीचिंग। ठीक है, निक्षालित को कहते हैं बच्चों लीचिंग, यानी कि बहुत जल्दी ये क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। कौन? मैग्नीशियम। अगर मैं इसके कार्य की बात करूं, मैग्नीशियम के कार्य की हम बात करें, तो मैग्नीशियम का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। तो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर की अगर मैंने बात करी है, तो हम ये कहते हैं जो मैग्नीशियम है, ठीक, ये मैग्नीशियम कैसा रहता है, क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में, क्लोरोफिल के बनने में, क्लोरोफिल जो होता है उसका जो सर होता है टेट्रापायरल होता है। बात करी थी मैंने, पोरफायरिन हेड होता है, पोरफायरिन हेड में पायरल स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक, तो मैग्नीशियम क्या होता है, क्लोरोफिल की संरचना में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो मैं ये भी आपसे कह सकती हूँ कि अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो हरिमाहीनता यानी कि क्लोरोसिस भी हमको देखने को मिल जाती है। लेकिन अभी हम कार्य की बात कर रहे हैं, जब हम कमी की बात करेंगे तब बात करेंगे। तो मैग्नीशियम का सबसे पहला काम जिसमें है, क्लोरोफिल में काम होता है। दूसरा, जितने भी आपके एंजाइम्स हैं, जितने भी आपके जो विकर आप पढ़ते हैं, जैसे कि आपका हेक्सोकाइनेज है, ठीक, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज है, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज है आपका। ठीक, इसके अलावा एटीपेज है। तो ये जितने भी एंजाइम्स हैं, ये जितने भी एंजाइम्स हैं, इन सभी एंजाइम्स में एज ए कोफैक्टर, एज ए कोफैक्टर, कोफैक्टर यानी कि जो इनके साथ रहता है और इनके कार्य में मदद करता है। ठीक है, एक तरह का उत्प्रेरक भी मैं इसको कह सकती हूँ। तो एज ए कोफैक्टर ये क्या रहता है, मैग्नीशियम इसके साथ रहता है। ठीक है, तो इन सभी एंजाइम्स को क्रियाशील होने में, इनके सक्रिय होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, मैग्नीशियम जिम्मेदार होता है, या मैग्नीशियम चाहिए होता है। ठीक, इसके अलावा और किसमें काम आता है, जो राइबोसोम होती हैं आपकी, जो राइबोसोम होते हैं, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा याद आ रहा है मैं ये करवा चुकी हूँ आपको, फिर भी हम कर लेते हैं। राइबोसोम जो होती है, तो राइबोसोम की जो दोनों इकाइयां होती हैं, कौन सी, बड़ी इकाई और छोटी इकाई। ठीक है, राइबोसोम की जो दोनों इकाइयां होती हैं, बड़ी इकाई और छोटी इकाई, इन दोनों इकाइयों को आपस में जोड़े रखने के लिए, इन दोनों इकाइयों को आपस में जोड़े रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। यानी कि दोनों इकाइयां आपस में जोड़ने के लिए कोफैक्टर, वही बात करते हैं कोफैक्टर की तरह, तो किसकी जरूरत होती है इनको, मैग्नीशियम की जरूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा एटीपी, एटीपी, तो एटीपी में जो फॉस्फोरस, एटीपी में
फॉस्फोरस के स्थानांतरण के लिए, फॉस्फोरस के एटीपी से फॉस्फोरस के स्थानांतरण के लिए, स्थानांतरण के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, एटीपी में फॉस्फोरस के स्थानांतरण के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये बात करते हैं हम। इसके अलावा और क्या होती है? ये चार में से पॉइंट है, ये चार ही आप याद रखना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चार सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, मैग्नीशियम का क्लोरोफिल में कार्य होता है। दूसरा, जितने भी एंजाइम्स होते हैं इन एंजाइम्स में कार्य होता है। तीसरा, राइबोसोम की जो दोनों इकाइयां, बड़ी इकाई और छोटी इकाई, दोनों में काम होता है। चौथा, एटीपी में जो फॉस्फोरस होता है, इस फॉस्फोरस के स्थानांतरण के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। ठीक, चलो। अब बात करते हैं इसकी कमी की। किसको फोन कर सकेंगे? चलिए, ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी कमी की बात करें, मैग्नीशियम की कमी की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो कमी में सबसे पहला क्या है? वही हमने कहा, क्लोरोफिल का मुख्य घटक ये है। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का क्या है? मुख्य घटक है। तो हम ये याद रखते हैं क्या है? हरिमाहीनता, क्लोरोसिस। सबसे पहला तो यही फैक्टर, यही घटक हम इसका कर सकते हैं, हरिमाहीनता यानी कि क्लोरोसिस। ठीक, मैग्नीशियम की कमी से क्या मिलती है? हरिमाहीनता देखने को मिलती है। इसके अलावा नेक्रोटिक, नेक्रोटिक क्या होता है बच्चों? ऊतक क्षयी यानी कि नेक्रोटिक। ऊतक क्षयी, ऊतक क्षयी यानी कि नेक्रोटिक धब्बे हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऊतक क्षयी नेक्रोटिक धब्बे हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये किस में आते हैं? आपको मैग्नीशियम की कमी से ये सब आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कैरोटीन कम हो जाता है, कैरोटीन की कमी आ जाती है। कैरोटीन की कमी देखने को मिलती है। एक रोग है जो किसमें देखने को मिलता है? तंबाकू में। तंबाकू में एक रोग देखने को मिलता है। कौन सा रोग? सैंड ड्राउन। ठीक है, कौन सा रोग देखने को मिलता है इसे? सैंड ड्राउन रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है? जो पत्तियां होती हैं, जो आपकी पत्ती है, जो आपकी उसकी जो निचली पत्तियां, पादप की जो निचली पत्तियां होती हैं, उनकी शिराएं, निचली पत्तियों की जो शिराएं होती हैं, की निचली पत्तियों की शिराओं का क्या हो जाता है? रंग उड़ जाता है। मैडम, मैडम टेप लगा दो, टेप लगा दो। जो निचली पत्तियां होती हैं, पादप की जो निचली पत्तियां होती हैं, इन निचली पत्तियों का क्या हो जाता है? शिराओं का रंग उड़ जाता है, या निचली पत्तियों का रंग उड़ जाता है। तो ये किस में देखने को मिलता है हमें? ये तंबाकू में देखने को मिलता है। तंबाकू में होने वाला रोग है, और इस रोग को क्या बोलते हैं? सैंड ड्राउन रोग। ठीक है बच्चों। और क्या हो जाता है? तना पीला पड़ जाता है। ठीक है, तना क्या हो जाता है? तना भी पीला पड़ जाता है। तो ये सारे रोग हैं। अब आपने एक चीज देखी है इसमें, इसमें सबसे साफ जो आपको ज्यादातर कारण मिल रहे हैं,
वो किसकी वजह से मिल रहे हैं आपको? हरिमाहीनता की वजह से, जो क्लोरोफिल की कमी से आपको देखने को मिलते हैं। तो मैग्नीशियम का मैं ये कह सकती हूँ मुख्य घटक है, मैग्नीशियम मुख्य घटक है क्लोरोफिल का। तो इसलिए हमें जितने भी इसकी कमियां, जितने भी हमें इसके लक्षण देखने को मिलते हैं, वो सबसे पहले लक्षण हमें इसके किसको देखने को मिलते हैं? हम इसके हरिमाहीनता के देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम। और उपचार तो क्या होता है आप सबको पता है, वही उर्वरक। ठीक है, उपचार सबका एक ही है, क्या है? उर्वरक। इसके बाद बात करें आयरन। ठीक है, मैग्नीशियम की बात, अब अगला है आपका आयरन। अगर बात करें आयरन की, तो आयरन जो होता है मृदा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मृदा में मृदा में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कौन? आयरन। इसके अलावा क्यों? क्योंकि पादपों के द्वारा कम अवशोषित होता है, या पादपों को इसकी आवश्यकता होता है। ठीक है, और इसका अवशोषण अम्लीय मृदा में अच्छा होता है। ठीक है, इसका अवशोषण अम्लीय मृदा में अच्छा होता है, जबकि क्षारीय मृदा में यह अघुलनशील क्षारीय मृदा में यह अघुलनशील घटक के रूप में पाया जाता है। ठीक है, मृदा में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, पादपों द्वारा कम अवशोषित होता है। अगर इसके अवशोषण की बात करें तो अम्लीय मृदा में इसका अवशोषण अच्छा होता है, जबकि यह क्षारीय मृदा में अघुलनशील घटक के रूप में पाया जाता है। और इसका अवशोषण भी, इसका अवशोषण भी कैसा होता है? कम होता है, तथा मृदा कैसी दिखती है? मृदा भूरी, भूरी लाल, भूरी लाल रंग की दिखाई देती है। ठीक है, तो ये इसके क्या है? ये इसके सब स्रोत हैं आयरन के। क्या है वो? तो ये सारे स्रोत हैं, मृदा में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि पादपों के द्वारा कम अवशोषित होता है। पादपों को इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं होती, कम होती है। अगर इसके अवशोषण की बात करें तो अम्लीय मृदा में इसका अवशोषण अच्छा होता है, जबकि क्षारीय मृदा में यह अघुलनशील घटक के रूप में होता है, इसीलिए इसका अवशोषण कम होता है। और जो मृदा है, अवशोषण कम होने की वजह से आयरन मृदा में, क्षारीय मृदा में अच्छी क्वांटिटी में यानी अच्छी मात्रा में होता है। और मृदा है वो कैसी दिखाई देती है? पूरी लाल रंग की दिखाई देती है। ठीक, तो ये सब बात करी हमने किसकी? इसके स्रोत की बात करी। ठीक है, ये बात करी हमने इसके स्रोत की। अब हम बात करेंगे इसके कार्य की, आयरन के कार्य की बात करेंगे। तो अगर मैं आयरन के कार्य की बात करूं तो आयरन क्लोरोफिल में भी काम करता है। क्लोरोफिल में इसका डायरेक्ट काम हमने नहीं देखा, पर ये एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। ठीक है,
आयरन क्लोरोफिल के बनने में, क्लोरोफिल की संरचना में एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है क्लोरोफिल के बनने में। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका कार्य किसमें होता है, इसका कार्य क्लोरोफिल में होता है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, ईटीएस। ये जब हम आपको रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे, वहां पर होता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉन का यानी कि जो हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। तो वहां पर इसका काम होता है। और क्या काम होता है ये, क्योंकि ये आयरन ऑक्सीडाइज होकर भी रह सकता है और रिड्यूस्ड होकर भी रह सकता है। दोनों दोनों सूरतों में, दोनों फॉर्म्स में ये पाया जा सकता है। ये ऑक्सीडाइज होकर यानी कि ऑक्सीकृत और अपघटित, अपचयित, रिड्यूस होकर दोनों फॉर्म में ये रह सकता है। इसके अलावा और क्या काम है ये इसका दूसरा। और तीसरा इसका कार्य क्या है, जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि फेरेडॉक्सिन, ये सब इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र का ही कार्य है। ये सारे जो मैं भी लिखूंगी, ये सब जो नाम है ये इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के ही होते हैं। फेरेडॉक्सिन है, ठीक है, साइटोक्रोम है, फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम। तो इन सब में भी क्या होता है, आयरन मौजूद होता है। तो आयरन इन सब का भी जैसे, और एल्यूरोन कण, एल्यूरोन कण क्या होते हैं पता है क्या, एल्यूरोन कण, एल्यूरोन कण क्या होते हैं, जो आपकी जो ग्रेमिनी फैमिली जो होती है आपकी, जिसमें जैसे आपका गेहूं है, ये सब जो होता है, तो इनके ऊपर एल्यूरोनिक परत के रूप में पाया जाता है। इनके ऊपर एक मैं कहती हूँ एक न्यूट्रिशनल, एक हमें भोजन देने वाली एक परत पाई जाती है जिसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं। तो उसमें ये कणों के रूप में पाया जाता है आयरन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और भी कई सारे फंक्शन हैं, पर मेरे मेन जो इसके फंक्शन है आयरन के, वो ये 3 फंक्शन है। क्या, पहला, आयरन जो होता है एक क्लोरोफिल की संरचना में अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है। ये एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है क्लोरोफिल के बनने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो किसमें पाया जाता है, श्वसन में पाया जाता है। तो वहां पर आयरन का बहुत काम है, क्योंकि ऑक्सीडाइज यानी कि ऑक्सीकृत होकर और अपचयित होकर दोनों रूप में, ये दोनों सूत्रों में ये पाया जा सकता है, ठीक है। Fe+2 और Fe+3 आपको पता होगा, फेरेट और फेरिक, ठीक। इसके अलावा फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम, इन सब में ही पाया जाता है। और फेरेडॉक्सिन और साइटोक्रोम में आपको बता दूं बच्चों, ये सब आपको इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन सब के भी कोफैक्टर, कोफैक्टर मैंने आपको बताया जो साथ में रहता है, एक साथ के समूह के रूप में ये पाया इसमें जाता है। इसके अलावा एल्यूरोन कण, एल्यूरोन लेयर, जो किसमें पाई जाती है, जो आपके ये ग्रेमिनी कुल के सदस्य होते हैं, जैसे कि गेहूं है, मक्का है, इन सब के ऊपर एक न्यूट्रिशनल परत होती है, एक आपकी भोजन युक्त परत होती है, जो भोजन देने का कार्य करती है, भोजन का कार्य करती है, उसके ऊपर होती है। तो वहां पर भी कणों के रूप में क्या पाया जाता है, आपका आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब होगा इसके कार्य। अब बात करते हैं इसकी कमी की, ठीक है। अब बात करते हैं आयरन की कमी की। आयरन की कमी के कारण क्या क्या काम हो सकता है। तो सबसे पहला हमने काम क्या देखा इसका, क्लोरोफिल में देखा था। तो मैं ये कह सकती हूँ हरिमाहीनता, फ्लोरोसिस, कह सकते हैं नहीं कह सकते। तो सबसे पहला कार्य तो क्या ही हो गया इसका, हरिमाहीनता, ठीक। इसके अलावा और दूसरा हमने क्या देखा था, श्वसन में देखा था। तो हम ये कह सकते हैं श्वसन की दर कम हो जाती है, श्वसन नहीं होगा तो पादप मरने लगेगा, मरने लगेगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ऊतक क्षयी, नेक्रोटिक ऊतक क्षयी, ऊतक का क्षय होने लगेगा, यानी ऊतक खत्म होने लगेगा, मरने लगेगा। तो मैं ये कह सकती हूँ ऊतक क्षयी, धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है। क्या दिखाई देते लगते हैं, ऊतक क्षयी, धब्बे दिखाई देने लगते हैं। और इसकी अत्यधिक कमी होने पर,
अत्यधिक कमी होने पर पादप जो होता है, पादप में जैसे कि मान लो पादप का कीच है, पत्तियों की सींच है, तो ये क्या होने लगता है, पादप लिख देती हूँ मैं, पादप झुलसने लगता है, यानी कि जला जला सा दिखाई देने लगता है। भाई जला जला सा सही बात है, जला जला सा हम जब ऊतक से धब्बों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि पूरा की पूरा पादप कैसा दिखाई देने लगेगा, ऊतक उसका नष्ट होने लगेगा, श्वसन नहीं हो पा रहा है पादप में, तो हम ये कहेंगे पादप में ना तो श्वसन हो पा रहा है और ना ही वो अपना भोजन बना पा रहा है हजमाहीनता के कारण। ठीक है, तो मैं ये कहते हैं पादप झुलसने लगता है, पूरा पादप खत्म होने लगता है। क्लियर है बच्चों? तो ये 4 पॉइंट्स आप आयरन के मेन याद रखेंगे, वैसे तो बहुत होते हैं पर ये 4 आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों? इसके अलावा इसके उपचार की बात करूं तो एक बात मैंने आपको पहले ही कह दी थी कि आयरन की बहुत ज्यादा कमी तो हमें देखने को मिलती नहीं है। ठीक है, अगर इसके उपचार की हम बात कर रहे हैं, उपचार में तो हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आयरन की कमी तो देखने को मिलती नहीं है, फिर भी अगर आयरन की कमी, हम जैसे कमी की हमने बात करी इन सब की, कि बहुत ज़्यादा अगर मान लो वाकई में आयरन की कमी हो गई है मृदा में, तो चिलेटेड आयरन कौन सा था, FeEDT है, बाजार में मिल जाता है उर्वरक के रूप में, तो FeEDT है, इसके फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसका हम आयरन की कमी को पूरी कर सकते हैं चिलेटेड आयरन के रूप में। ठीक है, चिलेटेड आयरन के रूप में हम इस पादप की क्या कर सकते हैं, कि आयरन की कमी को पूरी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगला, बोरोन। ठीक है, अगली क्या है, बोरोन। अब ज्यादा नहीं रह गया है आपका, बहुत कमी है, बोरोन है, मैग्नीज है, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर वगैरह, ये सब तो बहुत हैवी मेटल्स है। ठीक है, तो इन सब के बारे में तो थोड़ा ही थोड़ा बात करेंगे। अब आपके एक तरह से मान लो ये आयरन से जो है, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट चल रहे हैं। ठीक है, आयरन की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है पादपों को, तो आयरन से हम क्या बात कर रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट की, यानी कि आपके अभी तक हमने वृहद खनिज पोषक तत्व दे देखे थे, अब हम क्या देख रहे हैं आपके सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, अभी तक हमने कौन से देखे थे, वृहद पोषक तत्व देखे थे, अब आयरन हमने देखा कि पादपों को इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है और ना ही मृदा में इसकी बहुत ज्यादा कमी होती है। तो ये कैसा पोषक तत्व निकला आयरन आपका, सूक्ष्म पोषक तत्व। ऐसे ही बोरोन भी क्या है आपका, सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, पादपों को ये किसके रूप में मिलता है, मृदा में किस रूप में, पादपों के द्वारा ये मृदा से किस रूप में लिया जाता है, बोरेट के रूप में, BO3 - 2, या 2 - 2 कैसे लिखो, H2BO3। ये ज्यादातर समुद्र में होता है बच्चों, समुद्र के मतलब ये कण में होता है, समुद्री जो क्या बोलते हैं उसको, सेडिमेंट, अवसाद, समुद्री अवसाद जो समुद्र में नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, जो पत्थर होते हैं, चट्टाने होती हैं नीचे, और समुद्र में ज्यादातर ये देखने को मिलता है, बोरेट जो होता है समुद्र से ज्यादा आता है। ठीक है, इसके अलावा मृदा में ये कैल्शियम के साथ लवण बनाता है। ठीक है, मृदा में ये कैल्शियम के साथ लवण बनाता है जो पादपों को अवशोषित नहीं हो पाता है, लेकिन क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पादपों को नहीं होती है, तो हम इसलिए इससे ये भी कह देते हैं कि बोरेट या बोरोन की उपस्थिति में अगर पादपों को बोरोन नहीं भी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम के साथ एक लवण बना लेता है, और ये लवण पादपों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता। ठीक है, कैल्शियम और बोरोन साथ में मिलकर लवण बना लेते हैं और ये लवण पादपों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है। ठीक, तो अब बात करते हैं इसके कार्य की। कार्य में शर्करा के स्थानांतरण में कार्य करता है।
ठीक है, शर्करा के स्थानांतरण में कार्य करता है। इसके अलावा यह परागकण पॉलन ग्रेन परागकण के अंकुरण में जरूरी होता है। पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन में, परागकण के अंकुरण में जरूरी होता है। इसके अलावा जल के आगमन को नियंत्रित करता है। जल का आगमन होता है, जल का आना और जाना, तो जल के आगमन को नियंत्रित करता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयित जितनी भी आपकी क्रियाएं होती हैं उन सबको भी ये नियंत्रित करता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसके अलावा अभी हमने देखा कि कैल्शियम के साथ विलय, लवण विलय है, एक तरह का सॉल्यूट ही तो है लवण, तो कैल्शियम के साथ विलय बनाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको इसके याद रखने हैं। शर्करा के स्थानांतरण में कार्य करता है। शर्कराओं के जो स्थानांतरण होता है शर्करा का एक जगह से दूसरी जगह, तो शर्कराओं के स्थानांतरण में कार्य करता है ये। परागकण के अंकुरण में भी ये योगदान देता है, परागकण के अंकुरण में कार्य करता है। जल के आगमन को नियंत्रित करता है, यानी कि जल का आना और जाना, इसको भी क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीकृत और अपचयित जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है। और कैल्शियम के साथ क्या बनाता है, कैल्शियम के साथ विलय बनाता है। तो ये सब कार्य किसके हैं, ये सब कार्य होते हैं आपके बोरोन के। ठीक है, रिज्वाइन कर लो बच्चों क्लास पहले।